नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल घुसपैठ पर है। देश के 9 राज्यों समेत 11 प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है। माना जा रहा है कि एसआईआर के डर से घुसपैठियों में दहशत का माहौल है, लेकिन घुसपैठियों को लेकर सबसे गर्म सियासी माहौल उत्तर प्रदेश के भीतर है। यूपी में जब से एसआईआर शुरू हुआ है, करीब 500 ऐसे लोग हैं जो लापता हो चुके हैं और वो पहले नगर निगम के ठेके के कर्मचारी थे। बीजेपी को शक है कि ये घुसपैठिए ही हो सकते हैं। अब बीजेपी के नेता, मेयर, विधायक, पुलिस सारे के सारे घुसपैठियों की खोजबीन में जुट गए हैं। मोहल्ले मोहल्ले, घर घर घुसकर घुसपैठियों की खोज चल रही है। आज लखनऊ में बीजेपी विधायक ने भी घुसपैठिए खोजने की कोशिश की। विधायक नीरज बोरा ने दावा किया है कि उन्होंने कई लोगों के संदिग्ध दस्तावेज देखे हैं जो खुद को असम का बताते हैं। हालांकि उन दस्तावेजों की पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन पुलिस ऐसे संदिग्धों की सूची जरूर तैयार कर रही है। उधर चुनाव आयोग अलग अलग परेशान है, क्योंकि यूपी के 15 करोड़ 44 लाख में से अधिक मतदाताओं में से 2.5 करोड़ से अधिक फॉर्म वापस नहीं हो पा रहे। हालांकि अभी आयोग को 2 हफ्ते और मिला है, क्योंकि उन्होंने समय बढ़ा लिया है इन्यूमरेशन प्रोसेस का। फिर भी 8 दिसंबर तक के आंकड़ों के हिसाब से पता चलता है कि यूपी में आज की तारीख में 84 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है, और ये ऐसे वोटर हैं जो मृत, स्थानांतरित या डबल वोटर के अलावा गिने जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या यूपी में इतने बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर मौजूद थे जिन्होंने 2024 में मतदान किया? क्या ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के वोट थे जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है? और इसके अलावा कई और सियासी सवाल है, क्योंकि इस पर विपक्ष भी कई सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है और यूपी से लेकर दिल्ली तक लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। विपक्ष कहां तो अभी चुनाव आयोग के एसआईआर के ही पीछे पड़ा है, और यूपी की सियासत एसआईआर से काफी आगे घुसपैठियों की शिनाख्त से लेकर धरपकड़ तक पहुंच चुकी है। पहले तो बीजेपी को उम्मीद थी कि चुनाव आयोग एसआईआर करेगा तो सारे घुसपैठिए पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन बिहार में एसआईआर हुआ, कोई घुसपैठिया नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में मिलने की उम्मीद कम दिख रही है, तो यूपी की हुकूमत अब एसआईआर के भरोसे नहीं बैठना चाहती। सीएम योगी ने पार्टी और सरकारी अमले को ही नहीं, जनता को भी घुसपैठिया पकड़ो अभियान में शामिल होने की अपील कर दी है। जब से सीएम योगी ने पाती लिखी है, तब से जनता की चौकसी का ये आलम है कि बांग्लादेश की एक महिला दीना बेगम ने 6 साल पहले सऊदी अरब में अमरोहा के राशिद से निकाह कर लिया था। इसी साल अक्टूबर में नेपाल के रास्ते वो भारत आ गई। इस खुशी में उसने बस में बैठे बैठे एक वीडियो बनाया और बाय बाय बांग्लादेश लिख दिया। फिर क्या था, पड़ोसी चौकन्ने थे, पुलिस को खबर कर दी। अब वो बांग्लादेशी महिला पकड़ ली गई है, राशिद पर मुकदमा हो गया है। और अब जनता इतनी जागरूक है तो नेताओं के क्या कहने। लखनऊ की मेयर की घुसपैठिया खोजो अभियान से बची भगदड़ में 150 से ज्यादा नगर निगम के ठेका मजदूर लापता हो गए हैं। तो लखनऊ उत्तर के विधायक ने भी घुसपैठिया खोजो अभियान शुरू किया। राजधानी की ही एक मलिन बस्ती में रह रहे लोगों में विधायक जी ने कई ऐसे लोगों को खोज डाला जिनके दस्तावेजों पर उन्हें शक था। एक अस्मा खातून और एक पोशीतान, दोनों बहनें हैं। ठीक है, दोनों के केयर ऑफ में लिखा है नचीरन नेचा, दोनों में नचीरन नेचा, और गांव का नाम दूसरा दूसरा लिखा हुआ है। और जब उनसे पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो शिवार अली बता रहे हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि इन्होंने सबने फेक आधार कार्ड बनाए हैं। अगर इनके पिता का नाम एक है तो इसमें नाम दूसरा पिता का नाम क्यों आ रहा है? विधायक जी को तो पूरी बस्ती पर शक है, लेकिन सत्यापन कैसे हो वो तो पुलिस की जिम्मेदारी है। लिहाजा पुलिस असम से एनआरसी मंगाकर गूगल ट्रांसलेटर से अनुवाद करके मिलान की कोशिश कर रही है। घंटे 2 घंटे तक पुलिस वालों के साथ तफ्तीश करने के बाद बीजेपी विधायक ने कितने घुसपैठिए पकड़े कहना मुश्किल है, लेकिन अब पुलिस को जांच करनी है कि ये दस्तावेज सही है या गलत। आसामी पढ़ लेते हो? हाँ। क्या लिखा है बेटा, पढ़ के? 1 नंबर पे है सुरजू बानू। हाँ? सुरजू बानू। हाँ।
और फादर की नाम है कालू देवान। लेकिन इसको गूगल ट्रांसलेट में तो कुछ अलग आ रहा है। और गूगल ट्रांसलेट में इसका नाम अलग बता रहा है, जो तुम पढ़ के बता रहे हो। गूगल ट्रांसलेट में तो इसका नाम है नहीं। वैसे उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की जोर शोर से तलाश के पीछे एसआईआर से निकल कर आ रहे आंकड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में 15,44,30,092 मतदाताओं में से 99.24% वोटर लिस्ट डिजिटाइज तो हो चुकी थी, लेकिन बांटे गए कुल फॉर्म में से 80.85% फॉर्म ही वापस आ पाए थे, जिसमें 76% फॉर्म की मैपिंग भी हो गई थी। इसमें पता चला कि 1.27 करोड़ लोग अपने पते पर नहीं रह रहे। करीब 46 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23.69 लाख वोटर दो पते पर वोटर बने हुए हैं और 84 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है। इस तरह कुल 2.91 करोड़ फॉर्म ऐसे थे जिनके लौटने का इंतजार चुनाव आयोग को है। आप कैमरे में देखेंगे तो पाएंगे ये पूरा जो एरिया है ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और ये स्लम एरिया में हर तरीके से यहाँ पर इनके जो घर हैं वो पूरे तरीके से बनाए हुए हैं और इन घरों में ये लोग रह रहे हैं। हालांकि इनका दावा है कि नगर निगम में काम करते हैं और इस तरीके के जो घर हैं वो पूरे तरीके से डेवलप किए हुए हैं, बने हुए हैं और अब इन पे छापेमारी कर छानबीन की जा रही है कि ये लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं, कितने समय से कार्य कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आयोग फिक्रमंद है कि इतने बड़े पैमाने पर वोटर आखिर गायब क्यों हैं। उनके फॉर्म वापसी के इंतजार के लिए 2 हफ्ते का वक्त और बढ़ गया है और इसी बीच बीजेपी बतौर पार्टी और योगी सरकार का अमला जोर शोर से घुसपैठियों की तलाश में जुट गया है। दरअसल घुसपैठ पकड़ो अभियान केंद्र सरकार के स्तर पर इस साल सितंबर में ही शुरू हो चुका था, जब इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के लागू होते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों को लेकर एक अधिसूचना जारी की। उसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान, धरपकड़ और वापसी के दिशा निर्देश थे। कहा गया था कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। जिलाधिकारी अवैध विदेशियों की पहचान पुष्टि के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेजेंगे। केंद्र को नामित 3 सदस्यीय ट्रिब्यूनल दस्तावेजों की जांच करेगी। अवैध पाए जाने पर व्यक्ति को हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। केंद्र के इसी आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए योगी सरकार ने सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश भेज दिया और उसी डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए अब घुसपैठियों की तलाश जारी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब ये लड़ाई सिर्फ एसआईआर की नहीं रही। एसआईआर के भीतर जिस तरीके से विपक्ष अलग अलग सवाल उठा रहे थे कि लोगों के नाम कट जाएंगे, खास करके वो लोग जो विपक्ष के हिसाब से पीडीए में आते हैं, कहीं ना कहीं दलित और आदिवासी या अल्पसंख्यक वोटर्स में आते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के भीतर घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर उतर आए हैं। तो ये लड़ाई अब कहां तक जाएगी और किस तरीके से इसे देखा जाना चाहिए, इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ में शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। अभय दुबे कांग्रेस की तरफ से इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। संजय शर्मा तृणमूल कांग्रेस से भी इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि बंगाल के भीतर भी क्या घुसपैठियों के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ी जाएगी, यह भी सवाल उठेगा। धीरेन्द्र कुमार एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता इसमें शामिल होंगे और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, और विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार घुसपैठियों को पकड़ने की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। क्या विधायक के साथ पुलिसकर्मी जाकर घुसपैठिए एक के बाद एक पकड़े जाते हैं या कोई और प्रक्रिया भी होती है, इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। लेकिन 3 हमारे मूलभूत सवाल इस चर्चा के पहले मैं सबके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल कि क्या यूपी में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए अभी भी मौजूद है, क्योंकि 2019 में भी योगी आदित्यनाथ कहते थे कि 10 लाख बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश के भीतर है। अब दोबारा इस तरीके से यह मुहिम चलाई जा रही है। दूसरा सवाल, क्या यूपी एसआईआर में वापस नहीं मिल रहे 2.91 करोड़ फॉर्म, क्या 14 दिन में सिर्फ मिल पाएंगे, क्योंकि अभी 14 दिन तक ये मियाद बढ़ा दी गई है। और तीसरा सवाल, क्या यूपी सरकार घुसपैठियों की पहचान, धरपकड़ और डिपोर्टेशन में कामयाब हो पाएगी? शुरुआत करते हैं तीसरे सवाल से, शहजाद पूनावाला। जैसे मैंने कहा, 2019 का बयान मुझे यहां पर दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, एक सर्वे किया गया था उत्तर प्रदेश के भीतर, 10 लाख बांग्लादेशी, 3,000 रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, यह अनुमान तब उन्होंने लगाया था 2019 में। 2 साल हुए थे आपकी सरकार आकर, और अब एक बार फिर 2025 में उसी तरीके से मुहिम। क्या उत्तर प्रदेश सरकार डिपोर्टेशन में कामयाब होगी? हालांकि डिपोर्टेशन उनका काम है नहीं, केंद्र सरकार का काम है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मुहिम चल रही है।
सबसे पहले तो साहिल जोशी जी, मैं हैरान हूं कि आज इस डिबेट में दो पक्ष है। मतलब कि इस देश में भारतीयों का अधिकार ना होकर बाहरियों का अधिकार हो। जो बाहर से लोग अवैध रूप से आए हैं, जिनको बसाने का काम, जिनको लेजिटिमाइज और नॉर्मलाइज करने का काम पिछली सरकारों ने किया है, आज अगर कानूनी टूल्स के हिसाब से उनको चिन्हित करके, उनको डिलीट करके, उनको डिटेन करके और उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया हो रही है, तो जो लोगों ने डिफेंड किया है वो मातम मना रहे हैं। मैं हैरान हूं कि आज इस चर्चा भी हो रही है इस विषय पर, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि एक दो मिनट दे दीजिए कि पहले क्या था और आज क्या स्थिति है। पहले स्थिति थी ओपन बॉर्डर इंडो बांग्लादेश का। आज 90% फेंसिंग डन, बंगाल को छोड़कर। वहां पर भी हाईकोर्ट उनको लगातार फटकार लगा रहा है कि आप क्यों 450 किलोमीटर करने नहीं दे रहे। फिर उससे पहले 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ आ चुके थे देश में, जिसको यूपीए की सरकार ने नॉर्मलाइज और लेजिटिमाइज और रेगुलराइज करने का काम किया था। ममता बनर्जी उस समय पर कागज फेंकती थी और आज वो 95% घुसपैठ पूरी तरह से बंद हो चुका है। केवल बंगाल से हो सकता है, बाकी जगह तो पूरा बंद हो चुका है। तीसरी बात, आईएमडीटी एक्ट बनाया था, इसके बारे में डीजीपी साहब जानते होंगे। आईएमडीटी एक्ट में इस प्रकार के प्रावधान रखे गए थे जिससे कि ओनस वाज नॉट ऑन दी इलीगल एंट्रेंट, कि भाई आप प्रूव करो आप नागरिक है। ओनस किसी और पर डाल दिया गया था, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को नागरिक बनाने की प्रक्रिया हो गई थी। आज वो आईएमडीटी एक्ट को किसने स्क्रैप करवाया? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। फिर चौथी बात आती है एसआईआर और एनआरसी का इंफ्रास्ट्रक्चर लाकर और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर लाकर इन लोगों को चिन्हित करके निकालने का, जिसका विरोध ये लोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो हमारी सरकार है डिटेक्ट, डिटेन, डिलीट एंड डिपोर्ट के लिए, और वो डिफेंड करते हैं। मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। अभी आपने बोला कि क्या नागरिकों को, विधायकों को यह अधिकार है? जी बिल्कुल है। आपको बताना चाहता हूं, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के प्रावधान है कि संस्थाओं को, विधायकों को, जनमानस को अगर लगता है कि कोई अवैध रूप से यहां पर रह रहा है, अवैध रूप से यहां पर है, तो उसको बिल्कुल अधिकार है कि एफआरआरओ को और पुलिस को बताए। ये उसका दायित्व है। फॉरेनर्स एक्ट 1946। तो ये जो तस्वीरें यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये सही चल रही है। सड़क के ऊपर खड़े होकर विधायक पुलिस को साथ में खड़े होकर राह चलते लोगों को रोक के पूछ रहे हैं, भाई आपका डॉक्यूमेंट दिखाइए, हमें ये चेक करना है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट उसको दिया जाता है, बोला जाता है ये पढ़ के बताइए क्या लिखा है। फिर गूगल ट्रांसलेशन में डालकर पूछा जाता है कि भाई ये देखिए, ये तो यहां पर ये बोल रहा है, ये इसी तरीके से जांच होगी। ये सीरियसनेस है पूरी जांच का। हाँ, ऐसा है साहिल भाई। हो सकता है आपको लगता हो कि जो विधायक कांग्रेस के खड़े होकर बोले कि घुसपैठियों को गैस सिलेंडर दे दो, गुलाम मीर जैसे, या जो कांग्रेस मुझे लगता होगा क्या मतलब है, नेता सैम पित्रोदा बोले कि अगर ये घुसपैठे आ गए तो रहने दीजिए। शहजाद क्या बात बोल रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है कि बात नहीं है। मैं जो तस्वीर यहां पर दिख रही है उस पर पूछ रहा हूं, क्या इस तरीके से डिपोर्टेशन की, घुसपैठियों खोजने की मुहिम होती है क्या? आप बड़े सीरियसली हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठियों का विषय है। इस देश में घुसपैठी नहीं होनी चाहिए। आप मेरे जवाब को तो सुनिए जी, जवाब को तो सुनिए। सुन रहा हूं, बीच में क्यों टोक रहे हैं आप? पूरा जवाब सुनिए। संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? सुन रहा हूं, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि एक विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है, जब जनता पर भी ये ओनस है या जनता पर भी ये अधिकार है एक्ट के तहत, फॉरेनर्स एक्ट और हमारे इमिग्रेशन फॉरेनर्स एक्ट के तहत, कि वो चिन्हित करे, तो विधायक पर तो और ज्यादा जिम्मेदारी है। पर अगर आपको लगता है कि विधायकों का काम गैस सिलेंडर देने का हो, जैसे कांग्रेस के लोग हिमायत करते हैं, या आपको लगता है कि सैम पित्रोदा जैसे हो जो बोलते हैं घुसपैठे आगे तो उनको रहने दीजिए, तो वो हो सकता है कि आप पुरानी व्यवस्था से, आपकी बात सही है, आज की व्यवस्था में विधायकों का काम है कैमरा बुलाइए, सड़क सड़क पर ले जाइए, राह चलते लोगों को रोकिए, उनका कार्ड मांगिए और पूछिए कि भाई ये नाम आप पढ़ के बताइएगा। ठीक है, ये इसी तरीके से इतने सीरियसली इस देश में ये प्रोसेस होगी घुसपैठी ढूंढने की। शहजाद आप भी मुझे बताइए, इमिग्रेशन एक्ट मंजूर किया गया है 2025 से, वो लागू किया गया है, क्या ये तरीका होता है? आप मुझे जेन्युइनली बताइए इस बात को। पॉलिटिकल डिबेट तो होती रहेगी शहजाद, हमें घुसपैठिए पकड़ने, हमें घुसपैठिए पकड़ने, और जेन्युइनली हमें पकड़ने हैं। ट्रिविलाइज नहीं होना चाहिए प्रोसेस कोई भी। जी, जेन्युइनली ही बता रहा हूं। थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा। जेन्युइनली ही बता रहा हूं। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट में बड़ा साफ है, जो भी संस्थान भी है, अगर उनको लगता है कि अगर उनके यहां पर या आसपास में कोई फॉरेनर है, इलीगल फॉरेनर है, उसको आइडेंटिफाई करके वो एजेंसी को, इंस्टीट्यूशन को, अथॉरिटी को बता सकता है। अब अगर विधायक है और खास करके बीजेपी का, अगर वो ये गुपचुप काम करे, सुन लीजिए ना मेरी बात, तो पहला आरोप क्या लगेगा
कि भाई धर्म की वजह से चिन्हित किया जा रहा है। इसीलिए चौथे स्तंभ को मीडिया को बुलाकर सभी चीज कैमरे के सामने हो जाए, ताकि किसी को भी ये शंका ना हो ये गलत तरीके से हो रहा है। इसमें मीडिया को बुलाने में कौन सी आपत्ति है भाई? मीडिया को तो हम कितने ट्रांसपेरेंट है हम ये दिखा रहे हैं। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ साहिल जी, एक 10 सेकंड दे दीजिए मुझे अपनी एक स्टेटमेंट करने। साहिल जी, मैं सिर्फ प्रिंसिपली आज जानना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने एक स्टैंड कैटेगोरिकल लिया रोहिंग्या के विषय में, बोल देता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, कोर्ट में हमारा स्टैंड है। हम उनको डिपोर्ट करना चाह रहे थे तो प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल ने पिटीशन भी फाइल की और उस पर रोक लगाई। आज मैं चाहता हूं कि कांग्रेस और अगर तृणमूल कांग्रेस का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है रोहिंग्या आर इनोसेंट पुअर पीपल, ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, एक बार बोल दे कि ये नागरिक नहीं है, ये इनको नागरिक बनने नहीं दे सकते, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। एक बार इनसे बुलवा दीजिए भाई, जो लोग आईडेंटिटी एक्ट। हालांकि मेरा ओरिजिनल सवाल ये था 2019 के स्टेटमेंट का और सर्वे का, मैंने याद दिलाई थी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। 2019 में जब सर्वे किया गया था उत्तर प्रदेश के भीतर, योगी आदित्यनाथ ने यह बात साफ शब्दों में कही थी कि सर्वे के बाद यह पता चल रहा है 10 लाख बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश के भीतर है, 3000 रोहिंग्या उत्तर प्रदेश के भीतर है, और आज 2025 में विधायकों को सड़क पर भेजकर इस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन विक्रम सिंह हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े, जल्दी से आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता के पास में चलूंगा कि क्या यही तरीके से घुसपैठिए ढूंढे जाते हैं? मुझे आपसे समझना है, क्या पुलिस इस तरीके से घुसपैठिए ढूंढती है, जिस तरीके से बैरिकेटिंग करके हम गाड़ियों को रोक के लोगों को पूछते हैं, क्या उस तरीके से यह किया जाता है? विक्रम सिंह जी। साहिल जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। सब कुछ करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है, सर्वश्रेष्ठ तरीका भी होता है, सामान्य तरीका भी होता है और एक निकृष्ट तरीका भी होता है। ये देखिए, निर्वाचन संबंधित है तो अगर जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा रहा है उसमें कोई बुराई नहीं। हमारा सूचना तंत्र ऐसा है कि अगर जेल में शातिर अपराधी, पुरस्कार घोषित अपराधी भी हमें महत्वपूर्ण सूचना दे रहा है तो हम उससे सूचना ले सकते हैं। लेकिन वो सूचना देने वाला, सूचना लेने का जो प्रक्रिया है वो इतनी पीछे होती कि बायां हाथ नहीं जानता दाहिना क्या कर रहा है। मैं समझ रहा हूं कि ये संकेत सबको स्पष्ट हो गया होगा। ये कार्य प्राइमरीली ये पुलिस और प्रशासन का है और वो बेहतर करे, सूचना जनप्रतिनिधि को सहयोग प्राप्त करें, लेकिन उनको आगे करके, जैसे लखनऊ में की मैं मिसाल दे रहा हूं, वहां की सम्मानीय मेयर महोदया ने, नगर प्रमुख महोदया ने, सुषमा खरकवाल जी ने अच्छा काम किया है, एमएलए नीरज बोरा साहब ने। लेकिन बेहतर होता कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधि अगर पीछे रह करके पुलिस से सहयोग प्राप्त करते तो वो एक ज्यादा औचित्यपूर्ण रहता। लेकिन अब इसके पीछे एक जो है एक ट्विस्ट है। जितने ये रोहिंग्या बांग्लादेश फंसाए गए हैं, हमारे तथाकथित सम्मानीय नागरिक जनप्रतिनिधियों ने ही किए हैं। उनके कॉर्पोरेटर ने ही अपने प्लॉटों पे जाके किराया दिया है और उन्होंने ही सब मीटर लगा करके, सब मीटर दे करके किराया और तहबाजी वसूल करते हैं। तो अगर एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। अब इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, अपने को बचाने की नीयत से, और मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं जब मैं कह रहा हूं कि सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, चाहे कॉर्पोरेटर हो, तो उसमें आप देखेंगे सभी पार्टी के लोग उसमें शामिल नहीं। अब ये बात बड़ी कटु लगेगी, हमारे जो प्रवक्तागण है शायद उनको बुरा भी लगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर आप देखें, न्यूज रिपोर्ट देखें तो एक सोनकर साहब हैं, मोहन लालगंज नहीं। कुल मिलाकर प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, सूचना आप किसी से भी ले सकते हैं क्योंकि एक बड़ा काम है। ठीक है, ये बात तो कोई भी समझ सकते हैं। लेकिन अभय दुबे जी, आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर चाहिए, क्योंकि शुरुआत जब हुई इस पूरे डिबेट की, शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि आखिरकार इस पर डिबेट कैसे हो सकती है, घुसपैठिया ढूंढना ये सबका काम है, घुसपैठिए इस देश में नहीं रहने चाहिए, इस पर डिबेट कैसे हो सकती है? ये एक दूसरा सवाल वो यहां पर उठा रहे। अभय दुबे। साहिल जी, आदित्यनाथ जी का ये षड्यंत्र अमित शाह जी को बदनाम करने मात्र का है। 2019 से वो बदनाम कर रहे हैं अमित शाह जी को, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है और अमित शाह जी की मंशा के बगैर एक भी घुसपैठिया भारत में नहीं रह सकता। हम जिस राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र से, रुबेल शेख कौन था वहां? बांग्लादेशी नागरिक, भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटी सेल का मेंबर था, जो बांग्लादेशी नागरिक पकड़ाया वो। अब आपने बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या की कि 80% ही फॉर्म वापिस आए हैं, उत्तर प्रदेश में फॉर्म वापिस नहीं आए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी भय बता रही कि ये घुसपैठी है। आदित्यनाथ जी का जो सरकार है उसका काम की अगर समीक्षा करेंगे ना, तो 8,41,75,463, मतलब 8,41,75,463 लोगों ने पलायन किया है मजदूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर। मैं नहीं कह रहा हूं, यह सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी ने बांटा है अभी। आप जाइए, मैं आज तक से रिक्वेस्ट करता हूं ई श्रम पोर्टल पर,
और उन 90% लोगों ने यह एफिडेविट दिया है कि हमारी आमदनी पूरे परिवार की 10,000 रुपए से कम है, मतलब प्रति व्यक्ति 67 रुपीज रोज पर जिंदा है आदित्यनाथ जी। सिर्फ यह कारण है कि फॉर्म वापस नहीं आ रहे। और आप कह रहे थे अभी रोहिंग्या, मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे कि बताइए रोहिंग्या के लिए कांग्रेस का क्या कहना है। अरे आपके हरदीप पुरी जी ना केंद्रीय मंत्री, उनका ट्वीट पढ़िए, फिर आपने कहा उनसे ट्वीट डिलीट करा कर की बदनामी हो जाएगी। पार्टी तो सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर चुनाव जीतती है। उन्होंने कह दिया कि जितने रोहिंग्या हैं हमारे दिल्ली में, मैं उनको EWS फ्लैट्स दूंगा और उनके सारे स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा की जिम्मेदारी का दायित्व वो लेते हैं। और यहां डिबेट में ये भ्रम फैलाते हैं। मुझे बताइए ना, बिहार में कितने पकड़ा है? बहुत प्रधानमंत्री जी। लेकिन ये जो विधायकों की मुहिम चल रही है उसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि आपके जनप्रतिनिधि भी इस तरीके से सड़क पर उतरे और घुसपैठिए ढूंढने में प्रशासन की मदद करे? आपको भी लगता है इस तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी के विधायक उतर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा खुलासा आज विक्रम सिंह जी ने कर दिया। ये तो बहुत बड़ा खुलासा किया है चुनाव आयोग के खिलाफ। इससे बड़ा क्या प्रमाण है अगर वो कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को ये अपॉइंट कर दिया SIR की प्रक्रिया में? मतलब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को डिप्यूट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ये कितनी बड़ी बात है? क्या बात करते हैं आप? मैं चुनौती से कहता हूं, किसी राज्य में, अब आप चाहिए वेस्ट बंगाल, क्योंकि SIR की प्रक्रिया और एक और प्रक्रिया साथ में चल रही। ये जो वोट चोरी कर रहे हैं ये लोग, अवैध फॉर्म भरवा करके, जो वैधानिक नहीं है, फॉर्म 4, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के अलावा कोई फॉर्म इलेक्शन कमीशन जारी नहीं कर सकता। फिर भी जल्दी से मुझे आपसे जवाब चाहिए, क्या घुसपैठियों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है नए इमिग्रेशन एक्ट 2025 के तहत, कांग्रेस पार्टी का उसे आप समर्थन होगा? क्या आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के भीतर चल रहा है सड़कों पर, यह सही चल रहा है या गलत चल रहा है? अरे ये सिर्फ फर्जीवाड़ा है सांप्रदायिक उन्माद के लिए। चुनाव आ गए 27 में, आदित्यनाथ जी ने कुछ किया नहीं, देख लीजिए ना। शहजाद जल्दी से आपका जवाब। शिक्षा घोटाले हुए, शिक्षा और बंगाल का नाम लिया है तो मुझे TMC के प्रवक्ता के पास भी जाना होगा। शहजाद जल्दी से 20 सेकंड में आपका जवाब। सांप्रदायिकता फैलाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है, ढकोसले। साहिल जी बंगाल के लिए आखिरी बात बंगाल के लिए कहने दीजिए। जस्ट आता हूं अभय दुबे जी आपके पास। ये है शहजाद जल्दी से। साहिल जी समस्या, अभय दुबे जी प्लीज। साहिल जी समस्या ये है, मुझे 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड। मैं आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं, जल्दी से जवाब लेने दीजिए प्लीज। 10 सेकंड। अरे सर सुन लीजिए ना सर, प्लीज आता हूं आपके पास वापस प्लीज। हाँ जल्दी से शहजाद। साहिल जी समस्या ये है कि हमारे तो विधायक, मैंने बताया, IFA एक्ट, FRRO, फॉरेनर्स एक्ट के तहत काम कर रहे हैं, फिर भी इनको SIR का भूत नजर आ गया। एनीवेज आने दीजिए, पर मैं तो आपको स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, गुलाम मीर का स्टेटमेंट डिलीट करवाइए ना, सिलेंडर देंगे। एक बार सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट की घुसपैठ आ गए हैं तो रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, उसको डिलीट करवाइए, वो तो आपसे बड़े ओहदे पर बैठे। और तीसरी बात, अब क्या बताया जाए अभय जी को, इनके पास तो इतनी महारत हासिल है कि 68 में एक लेडी आई, 1983 में नागरिक बनी, पर 80 में ही वोटिंग राइट पकड़ा दिया था। बताओ कौन? तो ये तो वोटिंग राइट घुसपैठियों को देना या विदेशियों को देना, इसमें तो महारत हासिल है। अब कोर्ट ने ऑर्डर नोटिस किया है, अब इन्होंने कहा बिहार में कितने घुसपैठ पकड़ा गए। साहिल जी ये आपका भी सवाल था, मैं आपके दर्शकों के लिए एक फैक्ट लाना चाहता हूं। साहिल जी, बिहार में SIR हुआ जिसपे कोई कंप्लेंट नहीं आई सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, 45 लाख वोट जो है डिलीट हुए नेट। उसके बाद पता है SIR की प्रक्रिया के तहत इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख संदिग्ध वोटर्स को नोटिस भेजा, और जो 3 लाख वोटर्स में से नोटिस का जवाब नहीं दे पाएंगे उस पर MHA इन एक्ट्स के तहत कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये आइडेंटिफाई होंगे एज द इलीगल वोटर्स और द आउटसाइडर्स। तो बिहार के भीतर ये प्रक्रिया क्यों नहीं की जा रही है जो उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है? अभय जी क्यों नहीं वहां पर डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं जी? तो बिहार में ये प्रक्रिया क्यों नहीं दिखाई देती? बिहार में बीजेपी के विधायक क्यों नहीं उतर रहे सड़क पर? मैं आपको बताता हूं, इसीलिए नहीं क्योंकि वहां पर तो नोटिस तक की स्टेज पहुंच चुकी है भाई साहब। अच्छा, नोटिस तक की स्टेज पहुंच चुकी है, तो नोटिस की जब स्टेज ही पहुंच चुकी है, संजय शर्मा इमीडिएटली आइडेंटिफाई होगा, उसके बाद जो अभय दुबे प्लीज 10 सेकंड में, क्योंकि बाकी गेस्ट भी बाकी, आज समय कम है मेरे पास, जल्दी से अभय दुबे जी। देखिए वेस्ट बंगाल में क्या कर रहे हैं ये लोग। वेस्ट बंगाल में मुझे तो आश्चर्य हुआ, एक डिबेट में वहां महामहिम राज्यपाल थे, उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर छाप रहे हैं कि वहां पर लोग वापस जा रहे हैं बांग्लादेश। अरे तो आप क्या कर रहे हैं साहब वहां पर? अमित शाह साहब क्या कर रहे हैं? पकड़ेंगे नहीं। और एक मैं बता देता हूं, अभी एक उदाहरण आपने यूपी का दिया, ये इनकी सीमा भाभी है पाकिस्तान से आई हुई, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है,
पूछिए भाभी जी को पकड़ेंगे, भाभी जी को डिपोर्ट करेंगे, चलिए, ठीक है। पूछिएगा जब डिबेट खत्म हो संजय उससे शर्मा, पहले इनसे। क्या आपको लगता है कि बंगाल के भीतर भी इसी तरीके से प्रक्रिया करनी चाहिए? क्योंकि बंगाल में भी एसआईआर चल रहा है, इमिग्रेशन एक्ट लागू हो चुका है, उसका गैजेट निकल चुका है। क्या बंगाल के भीतर भी इस तरीके से डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे? क्योंकि अब बीजेपी एक प्रेशर बना रही है कि भाई घुसपैठियों को ढूंढना पड़ेगा इस तरीके से, और राज्य सरकार भी उस पर काम करेगी। देखिए साहिल जी, 2014 से हमारे देश में राजनीतिक संक्रमण काल चल रहा है। एक उथल पुथल और ऐसा दौर चल रहा है जिसमें जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिनको निकालना चाहिए घुसपैठियों को, वो बताए 11 साल में कितने निकाले, उनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने कितने घुसपैठियों को निकाले, ये आंकड़े को सामने दे। इनको न किसी घुसपैठियों को निकालना है, न इनको देश में एक स्थिर दौर चाहिए। ये लोग अभी जैसे सबको निकाल दिया, घुसपैठिया सड़क पर आएगा क्या, आपके कैमरे के सामने आएगा क्या, इनके विधायक के पास आएगा, लो मुझे पकड़ लो, मैं घुसपैठिया हूं? ये कैसा सर्कस चला रहे हैं, राजनीतिक सर्कस। ये लोकसभा में कहते हैं डिलीट, डिपोर्ट, डिटेक्ट, क्या क्या ये ड्रामा। मैं कहता हूं डी से ड्रामा होता है जो 2014 से आप लोग चला रहे हैं अमित शाह जी। और इस दौरान में इन्होंने घुसपैठियों को निकालने का सोचा भर नहीं, वो इनके एजेंडे में नहीं है, इनकी कार्यसूची में नहीं है। ये सिर्फ देश को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, ये देश को राजनीतिक सर्कस के एक ऐसे दौर में ले जाना चाहते हैं जहां से वापसी की हमारे पास कोई जगह नहीं बचेगी। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये जानबूझकर नाटकबाजी एक तरीके से चल रही है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार में हमने ये नहीं देखा जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। वो जो नोटिस भेजी गई थी उसका कुछ हुआ है आगे? सरकार में आपकी पार्टी है, जरा बता दीजिएगा बिहार के भीतर क्या चल रहा है उसको लेकर। जोशी जी, यहाँ पे देखिए इतना बढ़िया से एसआईआर हुआ, पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश के लोग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के दलित लोगों ने पहली बार यह महसूस किया कि एसआईआर होने के बाद जो हमारे वोट देने की तादाद थी वो हमारी सही तरीके से नहीं, घुसपैठियों पर आते हैं, क्योंकि अभी वो सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने डिबेट देखी होगी ना पार्लियामेंट के भीतर, गृह मंत्री कह चुके हैं घुसपैठियों को निकालना, ये सबसे बड़ी डिबेट है आज की स्थिति में। बिहार में घुसपैठियों को लेकर सरकार हिल नहीं रही है। वहां पर देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक चिट्ठी जारी की है सोशल मीडिया पर, कहा है कि सब लोग इसमें शामिल होइए करके। बिहार के भीतर ये प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है? 3 लाख लोगों को जो नोटिस भेजा गया उसका आगे क्या हुआ? कुछ फॉलोअप हुआ है सरकार की तरफ से? डिटेंशन सेंटर्स, बाकी विधायक सड़क पर उतरना, ये सब चीज का बताइए जरा, क्या हो रहा है बिहार के अंदर में? आप देखिए कि जितने भी घुसपैठिए थे, जब यहाँ पहली बार प्रक्रिया स्टार्ट हुई जोशी जी, तो ये सारे लोग बंगाल में ही वहां पे चले गए या झारखंड चले गए। बंगाल की दीदी ये क्या कह रही है कि अगर कोई एसआईआर करने वाले आते हैं तो कलछुल लेके हाथ में रखो, इस तरह का भय पैदा करते हैं। तो किस बात का भाई, यहाँ पर तो लोग स्वागत कर रहे थे। 1 महीने के अंदर में 7.25 करोड़ लोगों को चिन्हित करके और उनको मताधिकार के लिए शुद्ध रूप से उनको उपलब्ध करा दी गई, और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनती है। यहाँ पे मुसलमान भी कोई आंदोलन करने के लिए नहीं तैयार है, ये मार्के की बात मैं बोल रहा हूँ। आप बताइए कि किसी अल्पसंख्यक ने कहीं पे, आपके कैमरे सब जगह जाते हैं जोशी जी, आप बताएं कि किसी ने आरोप लगाया कि हमारे वोट नहीं काट दिए गए? लेकिन अगर कहीं विदेशी कोई आकर के बसा हुआ है तो वो लोग अब उनको बाहर करने का है। अभी अभय दुबे जी कह रहे थे कि क्यों नहीं पकड़ लेते हैं अमित शाह जी के, जब बांग्लादेशी वहां पे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अरे भाई, एक तरफ तो आप डिपोर्ट करने दे रहे हैं, दूसरे तरफ जब डर से भाग रहे हैं तो उनको पकड़ के मैं अपने पास रखूं। और मैं बता रहा हूं कि बंगाल में सबसे बड़ा हब बना हुआ है। नरेंद्र जी, देश का कानून कहता है कि उनको सजा होनी चाहिए। जो इमिग्रेशन एक्ट 2025 पढ़ लीजिएगा, 5 साल की सजा का प्रावधान है उसमें। डिटेंशन सेंटर में रखना पड़ेगा उनको और उसके बाद डिपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल वही होगा, बिल्कुल वही होगा। डायरेक्टली इस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके कोई जा नहीं सकता। आप बॉर्डर बनाने नहीं दे रहे हैं। हाँ। बॉर्डर जब बना रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रही है। आशुतोष, तो जिस तरह शहजाद आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले जरा आशुतोष जी से कमेंट ले लें, क्योंकि उसके बाद आपको ज्यादा मजा आएगा कमेंट आपका जवाब देने में। आशुतोष जी, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया इस देश के भीतर शुरू होती है जुलाई महीने के भीतर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद बिहार के चुनाव होते हैं और उसके बाद 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चल रही है। उसी वक्त करीब करीब सितंबर में गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है इमिग्रेशन एक्ट 2025 का, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हम ये कार्रवाई देखने को देख रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो अपने आप में एक बहुत ही शानदार फिल्म है जो रिलीज हुई अभी। पता नहीं सुपर हिट होगी या सुपर फ्लॉप होगी, मुझे मालूम नहीं है। देखिए, इस पूरे मामले में
सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एमएलए एमपी अब वो कानून बनाना छोड़ के वो दरअसल अब विदेशियों को पकड़ेंगे, घुसपैठियों को पकड़ेंगे। कल एक नया कानून बनाएगा और बोलेंगे जितने बलात्कारी हैं उनको खोजने का काम करेंगे, फिर आतंकवादियों को खोजने का काम एमएलए एमपी करेंगे, फिर उसके बाद जब हत्याएं होंगी तो उसका काम करेंगे। यानी सीबीआई, पुलिस, प्रशासन की अब कोई जरूरत बची नहीं, अब एमएलए एमपी सारा काम करेंगे। मतलब आप देश के अंदर एनार्की फैलाना चाहते हैं। भाई पुलिस का काम है, जो काम पुलिस का वो पुलिस को करना चाहिए। पुलिस क्यों नहीं ये काम कर रही है? और जो डिटेंशन सेंटर की बात है, ये हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता सकता हूं, डिटेंशन सेंटर इस देश में 1998 बल्कि उसके पहले से कई राज्यों के अंदर मौजूद, यहां तक कि दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में लामपुर में है, गोवा में मापुसा में है, राजस्थान में अलवर जेल के अंदर है, अमृतसर में सेंट्रल जेल के अंदर है, महाराष्ट्र में नेरुल में है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है और 24 परगना में है। डिटेंशन सेंटर पहले से उपलब्ध है। 1998 का ऑर्डर है, 2009 का ऑर्डर है, 2012 का ऑर्डर है, 2014 का ऑर्डर है, 2018 का ऑर्डर है, 2020 का नेशनल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनाया जाएगा कहा जा रहा है डिटेंशन सेंटर। ये ऑर्डर पहले से है, ये कोई नई बात नहीं है। ये मोदी सरकार के आने के पहले, मनमोहन सरकार के आने के पहले के ऑर्डर्स हैं। और अगर ये सरकार इतनी ही अलर्ट थी, उसको इतना ही वो था कि भाई हमको बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को पकड़ना है, तो फिर मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं और जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, वो बड़े आराम से तुलना कर लें कि मनमोहन सिंह के पिछले 5 साल में 2009 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर 2019 तक कितने घुसपैठियों को डिटेक्ट किया गया, डिलीट किया गया और डिपोर्ट किया गया। मैं आपको एक आंकड़े दे देता हूं। भाई मनमोहन सिंह के सरकार में 2009 में 10,602, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761, 2012 में 6,537, 2013 में 5,234 को डिपोर्ट किया गया। यानी टोटल तकरीबन 35,424 को डिपोर्ट किया गया जो घुसपैठिए माने गए। 2014 से जैसे सरकार बदलती है, संख्या अचानक ड्रॉप कर जाती है। 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308, 2017 में 51, 2018 में 445, 2019 में 299, यानी कुल 2,563। यानी मनमोहन सिंह के दूसरे टर्म के 5 साल में से मैं जवाब लूंगा इस पूरी चीज पर, लेकिन आशुतोष जल्दी से मुझे एक जवाब आपसे मुझे ये चाहिए, लेकिन क्या घुसपैठियों को निकालना ये जरूरी है इस देश में या नहीं है? जिस तरीके से लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं, बस्तियां बसा रहे हैं, काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, क्या उन्हें निकालना जरूरी है या नहीं है? यह मुहिम चलाई जानी चाहिए कि नहीं चलाई जानी चाहिए आखिरकार? आशुतोष जी, नहीं, देखिए मैं कहता हूं घुसपैठियों की पहचान एक सतत प्रक्रिया है। यह हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर देश के अंदर होता है। मैं ये कह रहा हूं जो आज अचानक 11 साल के बाद अमित शाह जी को याद आ रहा है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, तो फिर पिछले 11 साल के अंदर कितने घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया, डिटेक्ट किया गया। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आशुतोष भाई से, कर दी गई है, उनमें से कितने बाहर भेजे गए? रिक्वेस्ट है साहिल जी, साहिल मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने बिना एक भी बात टोके आशुतोष की बात सुनी, अब वो मेरी बात सुने। पहले आशुतोष ने बोला कि ये क्या एनआरकी है, एमपी एमएलए लग पड़े कि ये लोग जा रहे हैं और डिटेक्ट कर रहे हैं घुसपैठियों को। ना, एनआरकी वो है कि जब आप लवली खातून को ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बना दो, टीएमसी ने बनाया, नसरीन बीबी को बना दो अध्यक्ष ग्राम पंचायत का, बांग्लादेशी को, रत्ना विश्वास और गौतम सरदार जो इनके कार्यकर्ता है, वो 5,500 फेक बर्थ सर्टिफिकेट घुसपैठियों के बनाए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की करतूत। वो एनआरकी नहीं है आशुतोष के लिए। एनआरकी क्या है कि अगर आप कोई इलीगल को डिटेक्ट करो। दूसरी बात, उन्होंने आंकड़े गिनवाए, उन्होंने बोला 11 साल में क्या कर रहे थे आप साहब। मनमोहन सिंह की मेरा पूरा जवाब होने दीजिए प्लीज। बोलिए। मनमोहन सिंह की सरकार ने 1.5 करोड़ घुसपैठिए आने दिए, 1.5 करोड़ घुसपैठिए आने दिए। उनको फिर बसाने के लिए आईएमडीटी एक्ट का इस्तेमाल किया गया, जिसको रद्द करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक्ट ने इनको हटाने का नहीं बसाने का काम किया। और फिर एक कॉस्मेटिक रूप से 35,000 ये आंकड़ा दे रहे हैं। ये कहां डिपोर्ट हुए बाय द वे? बांग्लादेश में।
बांग्लादेश का कोई स्टेटमेंट है कि 35,000 आए? एनीवे, पर हमने जहां पर 95% ये 1.5 करोड़ का आना ही बंद कर दिया, मतलब कि करोड़ों घुसपैठे अब नहीं आ सकते। और जो आ रहे 450 किलोमीटर बंगाल से आ रहे, जिसपे हाईकोर्ट ने कहा है, बंगाल को क्या कहा है बता रहा हूं, भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए राज्य की ओर से जमीन मुहैया क्यों नहीं कराते? कोलकाता हाईकोर्ट नाराज, कहा देरी बर्दाश्त नहीं होगी। जो लखनऊ से भागे हैं ना असमीज, एमपी वो सारे असम के रास्ते आए हैं, बोला जा रहा है। नहीं है इनके लिए, मालूम है ना आपको? साहिल, असम के रास्ते आए हुए हैं, जो लखनऊ से लोग गए हैं, जो असमिया अभी पढ़ के बताया जा रहा था। लखनऊ के भीतर अभी जो नीरज, जो आपके विधायक है नीरज बोरा, वो जो पढ़ के बता रहे थे, वो सारे असम से आए हुए हैं, असम के रास्ते आए हुए हैं। हाँ, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना साहिल जी, सुनिए ना। आप इतने वरिष्ठ, इतने बुद्धिमान, इतने प्रबुद्ध व्यक्ति, थैंक यू सर, एक बार आप बंगाल में घुस जाओ, वहां पे आप अपना, सुन तो लीजिए, अपना आधार बना दो। फिर आधार का एड्रेस तो कहीं से भी चेंज हो सकता है साहब। आधार आपको वहां पे पर राशन कार्ड, वहां पर प्रमाण पत्र, वहां पर जो पूरे बाकी के दस्तावेज वहां की सरकार बनाने का काम क्यों कर रही है? मैं आपको एक के बाद एक 1000 उदाहरण दे सकता हूं। अभी बॉर्डर पोस्ट चेक कर दीजिए हकीमपुर का, क्या हो रहा है वहां पर। कुल मिलाकर वहां पर हजारों लोग आपको जवाब दिया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि सारे फर्जी डॉक्यूमेंट है। क्यों निकल रहे बंगाल के बॉर्डर से? आशुतोष, देखिए ये तो तर्क नहीं बल्कि कुतर्क आप कह सकते हैं। मैंने तो डेटा दिया साहिल। एक लास्ट लाइन, चलिए लास्ट लाइन, चलिए लास्ट लाइन। अभी आपने देखा होगा साहिल जी की सीजीआई ने रोहिंग्या पर एक कमेंट किया कि रोहिंग्याओं को लाल रेड कार्पेट ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। प्रतिक्रिया किसकी आई? कल्याण बैनर्जी। हाँ, कल्याण बैनर्जी बोलते हैं ये तो लूज कमेंट है टीआरपी के लिए। अब मैं आशुतोष जी से पूछना चाहता हूं, आशुतोष जी, आईएमडीटी एक्ट स्क्रैप करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? आशुतोष जवाब दीजिए। चलिए देखिए साहिल, मैंने तो डेटा दिया ना भाई। नरेंद्र मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी असफलता है घुसपैठियों को बाहर निकालने की। मैंने भी डेटा दिया। नहीं, मैं साहिल, मैंने बोला नहीं शहजाद प्लीज। चलिए, मैंने तो मनमोहन सिंह के 5 साल आखिरी के, और उसके बाद मोदी सरकार का 8 साल। भाई मोदी सरकार तो लगातार घुसपैठियों की आज से नहीं बात कर रही। लाल कृष्ण अडवाणी 1990 1992 से बात कर रहे हैं। अभय दुबे, फिर आप जल्दी से 20 सेकंड है आपके पास। मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज एक मिनट आशुतोष, जरा अभय दुबे 20 सेकंड, उसके बाद शहजाद 10 सेकंड में। चलिए साहिल जी अपनी बात कंप्लीट कर जी सर, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैंने तो डेटा दिया है आपको। ठीक। और इसके अलावा क्या एमपी एमएलए का ये काम, इसका मतलब यूपी के अंदर पूरा का पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गया है। ठीक है, वो काम ही नहीं कर रहा है। अभय दुबे जल्दी से। साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ओबीसी समाज घुसपैठिया बना हुआ है। विपिन यादव बीएलओ ने आत्महत्या की, उसके परिवार ने कहा कि उस पर दबाव बनाया गया कि ओबीसी समाज के वोट काट दीजिए सारे। भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर उत्तर प्रदेश में ये बेमनसी से। शहजाद चलिए, मेरा समय खत्म हो गया इसके लिए, वरना लेकिन कुल मिलाकर एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश के भीतर एक नई राजनीति हमें इस पूरे मुद्दे को लेकर देखने को मिल रही है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ये डिटेंशन सेंटर्स कहां बनते हैं, ये मुहिम कहां तक जाती है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल